नमस्कार। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस। हमने साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स थे उनके बारे में स्टडी किया और अब बारी आ गई है न्यूक्लियस की, यानी कि केंद्रक की। ये एक केंद्रक की संरचना है। ये केंद्रक की संरचना है, ना कि कोशिका की, यानी कि इसके बाहर जो है कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और यदि न्यूक्लियस की जो पोजीशन की बात करते हैं हम, तो वो इस तरह से होगी। एक डायग्राम मैं निकालना चाहता हूँ आपके लिए। अम, ये एक जो है न्यूक्लियस की पोजीशन है। ठीक है, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसी का मैंने एक प्रारूप दिखाया था। जैसे ये है एक न्यूक्लियस की संरचना। ठीक है, मतलब सेल की संरचना है जिसमें कि ये सेंटर में ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो होगा वो यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड, यदि न्यूक्लियस की बात करेंगे, यानी कि दोहरी कला से आवृत यदि कोई संरचना जिसके अंदर की क्रोमेटिन मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, वो जो है संरचना न्यूक्लियस कहलाती है। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये दोहरी कला से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस जो है कंटिन्यू है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बाहर की तरफ। हमने ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ये जो है इसकी मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो ल्यूमन है वो जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। साथ ही यहाँ पर जो है पोर्स पाए जाते हैं। ये जो पोर्स है इनसे एमआरएनए निकलता है बाहर और उसका ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो जो एमआरएनए है यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बात ध्यान रखने की बातें हैं। ये तो मैंने आपको एक सिंपल वो बताया। लेकिन यदि हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे: हिस्ट्री, ऑकरेंस, मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर और फंक्शंस, यानी कि उसका इतिहास कहाँ मिलता है, उसकी संरचना और उसकी अल्ट्रा संरचना, आकारिकी, इसमें मॉर्फोलॉजी आकारिकी, और फिर इसकी है अल्ट्रा संरचना, यानी कि जो डीप स्टडी करेंगे एक तरह से फंक्शंस। अब आते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा था और न्यूक्लियस जो नाम दिया था वो बोमेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको न्यूक्लियस नाम दिया था। इसमें जो पाए जाने वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन्होंने, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन कहा था। क्रोमा यानी कलर। ठीक है, कलर लेने वाले, उनको स्टेन करा था तो स्टेन उन्होंने लिया था वो थ्रेड्स ने, इसलिए उनको क्रोमेटिन कहा था इन्होंने, कि क्रोमा यानी कलर लेने वाले थ्रेड्स है ना। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये स्ट्रासबर्गर ने टर्म दिया था। साइटोप्लाज्म देखो, न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड है, फ्लूइड है सेल के अंदर, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसकी अकरेंस की बात करते हैं कि कहाँ मिलता है। ये सभी तरह की जो है यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। यूकैरियोटिक जो मैच्योर सेल हैं, सीड सेल, जो चलनी कोशिकाएं होती है ना प्लांट्स में, और इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी में ये मैच्योर, खास तौर से ध्यान रखना, प्रारंभिक अवस्था में उनमें होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती हैं तब उनमें वो न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है। अब नंबर की बात करते हैं तो नंबर जो है, ज़्यादातर जो कोशिकाएं हैं उनमें ये एक कोशिकी मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब कि एक ही केंद्रक पाया जाता है। कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि दो या दो से अधिक भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पैरामीशियम है, इनमें दो जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसमें। ठीक है, कुछ कोशिकाओं में मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टे वो भी पाई जाती है, कोई पोजीशन भी पाई जाती है। वो क्या होता है
कि उस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या है, कोशिकाएं मर्ज हो जाती हैं, तो उनके जो न्यूक्लियस हैं वो सारे ऐसा लगता है कि एक ही कोशिका के अंदर है। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर है, उसमें क्या होता है कि लंबी लंबी मसल फाइबर होती हैं। तो वो क्या होती है, कोशिकाएं जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। जो शेप जो है ज़्यादातर जो है राउंड शेप में होता है, लेकिन सेल के आकार पर भी ये डिपेंड करता है। यदि फ्लैटेंड यदि है कोशिका, इलोंगेटेड है तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, एलिप्सॉइड टाइप का मिल जाएगा, और बाकी तो राउंड शेप में ही ये मिलेगा। साइज की बात करते हैं तो लगभग 10% ये जो है कोशिका का 10% जो है वॉल्यूम घेरता है। ये एक न्यूक्लियस की संरचना है। देखो मैंने बात करी थी, जैसे ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इसमें न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, छेद जो होते हैं उनको न्यूक्लियर पोर कहेंगे। ये जो है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसमें एक संरचना और पाई जाती है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो है क्रोमोसोम्स के जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं उनका हिस्सा होती है। ठीक है, तो ये भी एक संरचना इसमें पाई जाती है। ये डिवीजन के समय नहीं मिलेगी ये संरचना न्यूक्लियोलस, यानी कि हम पढ़ रहे हैं इंटरफेज का न्यूक्लियस। इंटरफेज का जो न्यूक्लियस है, देखो एक फेज होती है इंटरफेज, दूसरी होती है डिवीजन फेज। यानी कि कोशिका जो विभाजन में प्रवेश कर जाती है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो प्रोफेज के दौरान ही जो है न्यूक्लियोलस वगैरह जो है डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इंटरफेज क्या होती है, उसकी आराम की अवस्था होती है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो वो वैसे आराम की नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या है, सेल अपना जो है साइज बढ़ाती है। तो इंटरफेज में जो मिलेगा न्यूक्लियस वो स्पष्ट सुस्पष्ट न्यूक्लियस होगा, जबकि जो डिवीजन फेज वाला जो न्यूक्लियस है उसमें कोई ना कोई संरचनात्मक परिवर्तन उसमें दिखाई देते हैं। अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि बाहर की जो न्यूक्लियर जो क्या कहेंगे उसको, मेम्ब्रेन है, उसकी बात करेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डीएनए को एनक्लोज करती है, यानी डीएनए को घेर के रखने वाली संरचना है। ठीक है, इसमें दो जो है लेयर आई जाती हैं, एक इनर लेयर और दूसरी आउटर लेयर। दोनों की जो थिकनेस है वो समान होती है, 5 to 10 नैनोमीटर थिकनेस होती है इसकी। दोनों के बीच में जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होगा वो होगा 10 से 50 नैनोमीटर का। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होगा वो 10 से 50 नैनोमीटर का होगा। ठीक है, अच्छा ये जो है इसकी संरचना है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये कंटिन्यूस रहता है कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये इसकी जो ल्यूमन है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस से मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। अब आते हैं न्यूक्लियर पोर पर। ये एक न्यूक्लियर पोर की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है। मान लीजिए हम मेम्ब्रेन को ऊपर से लेकर नीचे तक काटते हैं, इस तरह से पोर है, ये आधा हिस्सा दिखा रहा है, आधा हिस्सा इस तरफ होगा और आधा हिस्सा हमने ये दिखाया हुआ है। तो यदि पोर को देखें तो ये देखो ऊपर की ये तो है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ही होगा ये। ठीक है, इसके अंदर एक सेंट्रल ट्रांसपोर्टर पाया जाता है, जिसके थ्रू जो है जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो आ जा सकता है। ठीक है, बाहर की तरफ जो है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं और साथ में साइटोप्लाज्मिक रिंग पाई जाती है। ठीक है, ये जो रिंग है ये फिलामेंट से जुड़ी हुई होती है। इसके नीचे जो है स्पोक्स रिंग असेंबलिंग पाई जाती है, यानी कि ये जो रिंग है स्पोक्स के द्वारा
जो है बीच में जो पाई जाने वाली रिंग है उससे जुड़ी हुई होती है। इसी तरह से ये बीच वाली जो है नीचे की तरफ पाई जाने वाली न्यूक्लियर रिंग से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नीचे की तरफ एक बास्केट जैसी संरचना लटकी होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर बास्केट। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये न्यूक्लियर पोर की जो संख्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि सेल जो है उसमें ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी कितनी है। कहने का मतलब है कि यदि जो ज़्यादा डिवाइडिंग सेल है, ज़्यादा लगातार किसी कोशिका में विभाजन हो रहा है, तो उनमें क्या है कि एमआरएनए जो है तेज़ी से बनेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन तेज़ी से होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन तेज़ी से होगा, एमआरएनए तेज़ी से बनेगा, तो वो जो है सेल के न्यूक्लियर पोर की सहायता से बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में आएगा। तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर जो है वो बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो जैसे लीवर सेल्स हैं, उनमें क्या है कि ये जो है इनकी संख्या 15 से 20 तक पाई जाती है। जबकि जैसे आरबीसी जो मैंने बताया था, आरबीसी इमेच्योर आरबी सेल है, उसमें 2 से 3 जो है न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है ये भी सेल की एक्टिविटी को दिखाती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। देखो, एक होता है साइटोप्लाज्म जो कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मिलता है वो होता है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा है लिक्विड, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। यह जो है ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होगा, सेमी सॉलिड होता है, ग्रेनुलर होता है, इसमें कणीय होता है मतलब कि, और ये एसिडोफिलिक होता है, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली ये क्या बोलेंगे इसको, अम्ल रागी टाइप का होता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है इसको, हम न्यूक्लियोप्लाज्म तो कह ही रहे, और साथ ही साथ कैरियोलिफ भी कहते हैं। ठीक है, कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है डीएनए, आरएनए, ये तो न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन इसका जो है बेसिक जो क्या कहते हैं उसे, सॉलिड जो पार्ट होता है वही होता है। साथ ही साथ उसमें कुछ एंजाइम्स भी मिलते हैं, लिपिड्स भी मिलते हैं और कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर की बात करते हैं तो क्रोमेटिन जो फाइबर होंगे थ्रेड लाइक होगा। ठीक है, कॉइल्ड होगा और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगी। ये जो है बेसिक फ्यूजन जो है उससे स्ट्रेन लेता है। क्रोमेटिन फाइबर जो है इंटरफेज के दौरान ही दिखाए जाते हैं, नहीं तो फिर क्या है क्रोमोसोम के रूप में दिखता है। क्रोमेटिन जो फाइबर है वो क्या है कंडेंस्ड हो जाएंगे और प्रोफेज स्टेज में तो ये फिर क्रोमोसोम के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, दो तरह का क्रोमेटिन मिलता है, एक तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो डार्क स्टैंड होता है, जबकि यूक्रोमेटिन जो होता है लाइट स्टैंड होता है। ये जो है एक तरह से जंक डीएनए होता है ना, वो होता है, जबकि ये जो है जेनेटिकली एक्टिव डीएनए होता है। यहाँ पर जो है जीन्स की जो है जैसे ट्रांसक्रिप्शन कैपेसिटी होती है यहाँ पर, कहने का मतलब ये है। और ये जो है ये जंक डीएनए होगा। अब आते हैं न्यूक्लियोलस पर। न्यूक्लियोलस जो होता है ये भी एसिडोफिलिक बॉडी होती है। ये जो है जैसा मैं बताया कि न्यूक्लियोलस की संख्या 1, 2 या 4 तक हो सकती है। ठीक है, और ये संरचना न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स जो होता है, जो क्रोमोसोम्स का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं उससे ये जुड़ी हुई होती है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर से। तो जब इंटरफेज की अवस्था में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमेटिन फाइबर के रूप में रहते हैं, तो उस दौरान जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होते हैं क्रोमोसोम के वो सारे एक जगह इकट्ठे होकर रहते हैं, और यही जो है न्यूक्लियोलस की संरचना बनाते हैं। अब आते हैं कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। भाई हम
जितना भी जो कुछ हम सेल करती है बेसिकली वो न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसमें जो एनकोड हुआ हुआ है हमारे जीन्स में वही है सब कुछ ओवरऑल। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस जो कि डीएनए आरएनए और प्रोटीन से को होल्ड करके रखता है, उसमें डीएनए जो हमारा मुख्य जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए के अंदर ही सूचनाएं भरी हुई होती हैं जो कि हमारे के रूप में ट्रांसक्राइब होती हैं और फिर वो जो है ट्रांसलेट होती है प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। फंक्शनल जो होते हैं वो एंजाइम्स के रूप में होते हैं और ये किसी भी जो पाथवे है, बायोकेमिकल पाथवे, उसको रन करवाते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होते हैं वो सेल की विभिन्न प्रकार की जो सेल की स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने में काम में आती है। तो अब देखा जाए तो न्यूक्लियस के तो सारे फंक्शन न्यूक्लियस के हो गए, जैसे कि यहाँ जो लिस्टेड है मैं उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है राइबोसोमल आरएनए जो होगा वो राइबोसोम्स का निर्माण करता है। राइबोसोम्स जो है आगे हम जब आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में तो राइबोसोम्स का ही महत्वपूर्ण रोल होता है उसके अंदर। तो प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा वो सेल डिवीजन में एक वाइटल रोल अदा करता है। यदि न्यूक्लियस इंजर्ड हो जाए तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसी तरह से क्रोमेटिन जो है हमारी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि लक्षणों के इनहेरिटेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बिना तो जो है प्रोजेनी सरवाइव नहीं करेगी। इसी तरह से न्यूक्लियर सैप जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसकी बात कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एंजाइम्स की एक्टिविटी को बना के रखती है। और न्यूक्लियर पोर जो है वो क्या करते हैं भाई, वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म का कनेक्शन बना के रखते हैं और न्यूक्लियस से निकलने वाला जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही बाहर जाता है और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो ये जो है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन थे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो आपके व्यूअर्स पर ही डिपेंड करेगी, तो आप देखें, उस पर रेस्पॉन्स भी दें ताकि हमें ये पता चले कि आप जो है वीडियोस देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।